अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दिसंबर का आखिरी अशरा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नुकसान इन दिनों में हुआ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को शहीद किया गया। सब लोग अपने अपने अंदाज में शहीद मोहतरमा को याद करेंगे और रहती दुनिया तक उन्हें याद किया जाता रहेगा। मेरा उनको याद करने का अंदाज बाकी लोगों से शायद कुछ मुख्तलिफ है। 1999 में 1989 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में स्टूडेंट्स यूनियंस को बहाल कर दिया। कॉलेज यूनियंस में इलेक्शन हुए, मैं भी एक कॉलेज का सदर मुंतखब हुआ। एनजीओ सेक्टर में बहुत ज्यादा फाल था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुल्क के मसाइल को इस कदर गहराई तक जानती थी कि उन्होंने हमें समझने का मौका दिया कि एक लीडर, एक स्टेट्समैन, एक पॉलिटिशियन बैक वक्त कितनी समतों में देख रहा होता है। उस वक्त तक मैं अपने बैकग्राउंड के हवाले से एक टिपिकल पंजाबी नौजवान था। मजहबी घराने से ताल्लुक था और मदरसा की 15-20 साल की तालीम थी। गहरी छाप थी पीपल्स पार्टी को काफिर समझने की, बेनजीर भुट्टो को मुल्क दुश्मन समझने की, अमेरिका की एजेंट समझने की बहुत बड़ी छाप थी। बहरहाल अपनी आंखों से देखने और मुतालिया करने का शौक हमेशा से रहा है। बेनजीर भुट्टो के एक विजन को, बेनजीर भुट्टो की एक पॉलिसी को करीब से देखने का इत्तेफाक जब हुआ, शहीद मोहतरमा ने 1989 में वजीर आजम बनने के बाद जो पहली तकरीर की, जो खिताब किया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल गिनवाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान को एक कौम, एक मुल्क बनने से रोका गया है। जिया के दौर में अक्सर ये पाबंदियां आती थी कि पंजाब का सियासतदान बलूचिस्तान नहीं जा सकता, बलूचिस्तान का सियासतदान पंजाब नहीं जा सकता, सिंध के सियासतदान, पख्तूनख्वा के सियासतदान को पंजाब के लोगों से बराह रास्त मुखातिब होने का मौका नहीं मिलता। अब फिर मैं अर्ज करता हूं, करिकुलम कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। अब तो बहुत लोग बाशऊर हो गए हैं, उस वक्त तक इन चीजों की निशानदेही करने वाला कोई नहीं था। पंजाब में प्राइमरी सतह में पढ़ाई जाने वाली कुतब के अंदर लिखा हुआ है कि पठान बेवकूफ है, बलोच डाकू है, सिंधी करप्ट है या नशा करके पड़ा रहता है। तो इस तरह जब आप बड़े होते हैं तो आपके जो तसव्वुरात जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में और मुल्क के बारे में खासे कमजोर और लगव किस्म के होते हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस गैप को पूरा करने के लिए एक पॉलिसी दी जिसे इंटर प्रोविंशियल यूथ एक्सचेंज कहा जाता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा मौका देना होगा कि सूबों के नौजवान दूसरे सूबों में जाकर रहें, उनका इंटरेक्शन हो। आम हालात में फर्ज करें अगर पंजाब से कोई शख्स कराची जाए या कोयटा जाए तो मुमकिन है कि वो अपना काम करके वापस आ जाए या अपने रिश्तेदारों या पहले से जानने वाले लोगों से मिलकर आ जाए। ये तस्वर इससे कहीं ज्यादा वसी था। शहीद मोहतरमा ने कहा कि लोगों को, नौजवानों को, एक सूबा के नौजवानों को दूसरे सूबा में एक मखसूस मुद्दत तक रखा जाए और उन्हें लोकल लोगों से, लोकल नौजवानों से, उन्हीं के कैलिबर, इंटेलेक्ट और उम्र के नौजवानों से मिलने के मौके अरेंज किए जाए। दूसरा इंटर प्रोविंशियल यूथ एक्सचेंज जो 1990 में जनवरी में हुआ, उसमें मुझे शिरकत का मौका मिला। अब फिर मैं बता दूं कि मेरी पीपल्स पार्टी के साथ एसोसिएशन, मोहब्बत, प्यार कुछ भी नहीं था। बतौर एक मुखालिफ के, बल्कि सख्त मुखालिफ किस्म के शख्स के, मुझे उसमें जाने का मौका मिला। मैं हर चीज को क्रिटिसाइज करता था, देखता था कि इसमें क्या नक्स निकाला जा सकता है। लेकिन बहरहाल यह प्रोजेक्ट ऐसा था कि इसमें चारों सूबों से 4-4 नौजवानों को शरीक किया गया। आजाद कश्मीर से भी 4 लोगों को शरीक किया गया। पंजाब में उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। सब लोगों को इस्लामाबाद में जमा किया गया। एक मिनिस्ट्री डिजाइन की गई थी उस जमाने में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्टर यूथ अफेयर्स, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स ने इस प्रोजेक्ट के अगराज व मकासद बताए। अब फिर समझ लें कि इसका सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि चारों सूबों के नौजवान इकट्ठे होकर रहें, तमाम मामूलात जिंदगी गुजारें और आपस में तबादला ख्याल करें ताकि वो एक दूसरे को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें।
1 महीना यानी 30 दिन पर तवील ये प्रोजेक्ट था। इसमें हमें पूरे मुल्क का सफर करना था। सबसे पहले हमें पेशावर में ठहरना था। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में दूसरी बड़ी चीज जो थी वो ये देखनी थी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसपे पाकिस्तानी एक बतौर कौम के जिस हैसियत पर आप प्राइड फील कर सकते हैं, फख्र कर सकते हैं, वो सब अशिया दिखाना थी। मैं इसके जब सबसे ज्यादा अहम मौजू को पॉइंट आउट करता हूं वो यही है कि जब पहली रात हम लोग किसी एक होटल में इकट्ठे रहे, हमने आपस में बातचीत की तो सर्द मोहरी थी। बलोच पंजाबी के साथ बात करने को तैयार नहीं था, सिंधी अपने आप में रहने को तैयार था। इसी तरह सिंध की नुमाइंदगी के जानिब से मुहाजिर जो आए हुए थे वो अलग थे, कश्मीरी अलग बैठे हुए थे और पख्तून अलग बैठे हुए थे। खुशकिस्मती से इस ग्रुप में जमहूरी अंदाज में ग्रुप लीडर का भी तकर्रुर होता था। 1 महीने में ज्यादा वक्त में ग्रुप लीडर की फरीजा भी मैंने ही सर अंजाम दिया। बहरहाल 3-4 दिन गुजरने तक हम आपस में यकसू हो चुके थे और हमारे अंदर एक हार्मनी पैदा हो चुकी थी, एक दूसरे का लिहाज दीद पैदा हो चुकी थी। इसका रूट कुछ यूं था कि पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, लोरालाई, कोयटा, खुजदार, लसबेला, कराची, हैदराबाद, सखर में आकर इस ग्रुप को अपना 1 महीना पूरा करने के बाद डिस्पर्स होना था। ये वो तारीखी मौका है जो मुझे मिला और इस सफर ने, इस इंटर प्रोविंशियल यूथ एक्सचेंज ने मेरी आइंदा आने वाली पूरी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। आम पंजाबी नौजवान का यह तस्वर है कि पंजाबी लोग ज्यादा ज़हीन हैं, ज्यादा तेज रफ्तार हैं, सोसाइटी के साथ बड़ी तेजी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। सिंध बलोचिस्तान में तालीम नहीं होती, जैली डिग्रियां होती हैं। पख्तूनख्वा में लोग बंदूकें चलाते हैं, क्लाशनकोफे चलाते हैं। जब हम मुख्तलिफ जगह पर जाते थे तो एक तो ग्रुप के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ और एक हमारे ऑनर में इस ग्रुप के लिए मुख्तलिफ जगह पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या एनजीओ के नुमाइंदगान को भी मुलाकात का मौका दिया जाता था और लंबी डिबेट्स और कम्युनिकेशन होती थी। इस पूरे टूर में सबसे ज्यादा खूबसूरत मुलाकात जो हमारे ग्रुप की नवाब अकबर बुख्ती जो उस वक्त वजीर आला बलोचिस्तान थे उनसे हुई। 1 महीना तक बलोच, सिंधी और पख्तून नौजवानों के साथ रहने के बाद मैंने कुछ चीजें कैलकुलेट की, कुछ चीजें असेस की। सबसे पहली बात यह कि बतौर एक पंजाबी नौजवान के हम ये गलत सोचते हैं कि जहानत पंजाब की मीरास है। बलोच, पख्तून और सिंधी अपनी अपनी जगह उसी कदर टैलेंटेड अकवाम है। दूसरे, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सियासी शऊर के हवाले से वो अकवाम या उनके नौजवान कम तालीम के बावजूद ज्यादा बासलाहियत है। उनकी सोच सियासी एतबार से ताकतवर है। मुमकिन है कि आपको वो कबायली लगे, मुमकिन है आपको वो उनकी नस्ल पसंदी लगे, लेकिन मैंने ये देखा कि सियासी अमल को वो ज्यादा गहराई से समझते और देखते हैं। वहां पर जाली सियासी जमातें बनाना शायद ज्यादा मुश्किल है। इसी तरह जब हम 1 महीना गुजारकर डिस्पर्स हो रहे थे तो पहले दिन हम सब एक दूसरे से खींचे थे और जब हमारा डिस्पर्सल हुआ तो उस वक्त हम सब एक दूसरे की याद में रो रहे थे और उनमें से अक्सर लोगों के साथ हमारा तवील दौरानिये का ताल्लुक बना। मैं अर्ज ये करता हूं कि ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, एक स्टेट्समैन की, एक पॉलिटिशियन की या एक दूरअंदेश सियासतदान की सोच थी कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान के वफाक के यूनिट्स के माबैन इस कदर कुर्बत नहीं है जितनी अमरीकी वफाक में है या दूसरे वफाक के अंदर होना चाहिए। बिलाशुबा पंजाब से बेतहाशा लोग सिंध में रोजी कमाने के लिए जाते हैं और इसी तरह दूसरे सूबों में जाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का वो लेवल जो दरकार होता है एक दूसरे के इज्जत, एहतराम और एक दूसरे की कदर करने का, वो बावजूद पैदा नहीं होता। इस दौरे ने मुझे ये बात सिखाई कि बगैर किसी जवाब के, बगैर किसी ग्राउंड के अपने आप को ज़हीन, फतीन और सुपीरियर समझना कम अकली है। मुमकिन है कि आपके पास बहुत सारी वजूहात हों कि आप अपने आप को दूसरे से बड़ा समझे। इमरान खान साहब भी तो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, लेकिन बहरहाल आप जब तक दूसरे काउंटर पार्ट के साथ आपका इतना इंटरेक्शन या रिलेशनशिप नहीं है कि आप उसके आर्गुमेंट को उसकी जगह पर खड़े होकर देखें। मैं मिसाल दिया करता हूं कि मेरे सामने 6 लिखा हुआ है,
टेबल के दूसरी तरफ जो शख्स बैठा हुआ है उसे वो 9 नजर आ रहा है। अब हम इस बात पर लड़ाई नहीं कर सकते कि ये 6 है या 9 है, क्योंकि उसकी पोजीशन से वो 9 नजर आता है। इसीलिए हमें आज भी जरूरत है, सबसे पहली जरूरत हमें बेनजीर भुट्टो की है, उसके विजन की है। उसके बाद हमें जरूरत सियासतदान की है। सियासतदान कौमों को जोड़ सकते हैं, ये सरकारी मुलाजिम के बस का काम नहीं। मैं बार बार अर्ज करता हूं कि सरकारी मुलाजिम का काम होता है ऑर्डर और ओबीडियंस। डिसओबीडियंस की सूरत में गोली मार दी जाए, या अदरवाइज अगर डिसओबीडियंस हो गया है तो मातहत आपको गोली मार देगा ताकि आप उसे सजा न दे सके। इस कैफियत से ना रियासतें चलती हैं, ना मुल्क चलते हैं, और ना समाज तरक्की कर सकता है। इस सोच को अपने दिमाग से निकालना होगा कि कोई फेडरेटिंग यूनिट आपके साथ आपके ऑर्डर और ओबीडियंस के सिलसिला में चल सकेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने होंगे कि जिस आजादी के साथ पंजाब के लोग जाकर बलूचिस्तान में या सिंध में काम करते हैं, उसी कदर आजादी से वो लोग आए, और बल्कि हमें उन्हें मदऊ करना होगा। इस समर में मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का भी जिक्र करूंगा कि उन्होंने पंजाब की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में बलूचिस्तान के तलबा को दाखिला दिया। बिलाशुबा यूनिवर्सिटी पर काबिज गिरोहों ने इस अमल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और वो बजाय खुद एक इश्यू बन गया। लेकिन उसकी वजूहात और हैं। इस पॉलिसी का बिलाखिर पंजाब को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो लोग यहाँ की तालीमी इदारे में तालीम हासिल करेंगे, जो लोग यहाँ पर रहकर जाएंगे, उन्हें अंदाजा होगा कि पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब की आवाम दो मुख्तलिफ चीजें हैं। उन्हें मालूम होगा कि उस एस्टेब्लिशमेंट में उनके लोग भी नुमाइंदा हैं, हिस्सेदार हैं, ताकत के पावर कॉरिडोर में उनके लोग भी हैं जो उनके लिए कुछ नहीं करते। और इस पूरे प्रोसेस को आप सिर्फ और सिर्फ सूबाई तासब समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं ये चाहूंगा कि आज की हुकूमत, खा वो कोई हो, इमरान खान हो, फौज की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो जाहिर है कि इन चीजों को ऑन करती है और इन चीजों को प्रमोट करती है, खा मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत हो, मैं ये चाहूंगा कि इस सिलसिला को प्रमोट किया जाए और साल में एक नहीं, साल में कम से कम 12 या इससे ज्यादा, कहीं भी ज्यादा किए जा सकते हैं। अगर वफाकी हुकूमत दिलचस्पी नहीं लेती तो सूबाई हुकूमतों को आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए और साल के अंदर हजारों की तादाद में नौजवान पंजाब से जाएं और बलूचिस्तान का कोना कोना घूमें, बलूचिस्तान के आवाम के साथ मिले। बिल्कुल इसी तरह बलूचिस्तान के लोगों को यहां पर लाया जाए, मेहमान नवाजी की जाए और उन्हें बताया जाए कि पंजाब का हर शख्स दामे दरमे सुखने आपको वेलकम करता है। इसी तरह सिंध, पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम यूनिट्स को ये मौके दिए जाए और उनके नौजवानों को ये मौके दिए जाए कि पूरे मुल्क का स्टेट अपरेटस उनकी अपनी मलकियत है और वो जब चाहें एक दूसरे सूबे के स्टेट अपरेटस को इस्तेमाल करके आपस में कम्युनिकेशन का लेवल बेहतर कर सकते हैं। मैं आज भी इस समय का कायल हूं कि अगर ये दौरा मेरी जिंदगी में ना आता तो मुमकिन है कि मैं आज भी पाकिस्तान के मसाइल को दुरुस्त अंदाज में ना देख रहा होता, मैं आज भी रियासती बयानिया का असीर होता। जब तक आप किसी बात को खुली आंख से नहीं देखते उस वक्त तक आप उसको कैसे समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस बात की समझ मुझे पहली बार आई, मैंने नवाब अकबर बुख्ती से मुतालबा किया कि आप सरदार लोग बलूचिस्तान को लूट कर खा गए हैं, इतना पैसा आपके पास है और आपने पूरे लोरालाई से लेकर बल्कि फोर्ट मनरू से लेकर कोयटा तक कोई सड़क ही नहीं है, कच्चे पर लोग ट्रेवल करते हैं। ये 90 की बात है, उस वक्त ऐसा ही था। इसी तरह एक मारूफ शाहरा जिसे आरसीडी हाईवे कहते हैं, आरसीडी हाईवे एक बैनुल अक़वामी सड़क है जो कराची से कोयटा जाती है, खुजदार के रास्ता। उसे सड़क कहना वैसे ही धोखा है, फ्रॉड है। वहां पर सड़क नाम की उस जमाना में कोई चीज नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जिन सड़कों का आप जिक्र करते हो ये सड़कें एनएचए की हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इनकी मेंटेनेंस, इनकी मुरम्मत पूरे पाकिस्तान के वफाक की जिम्मेदारी है और इसके लिए वफाक बेपनाह बजट खर्च करता है, लेकिन 95% काम पंजाब की आबादी के अंदर होता है। अभी हाल ही में मैं देखकर आया, इस साल जनवरी के अंदर मुझे कराची का सफर करना पड़ा बाई रोड, तो मैंने देखा कि सक्खर से हैदराबाद तक बल्कि कराची तक सड़क की हालत अच्छी नहीं है। अब फिर वही सवाल कि एनएचए सड़क विभाग की जिम्मेदारी है, तो ये सक्खर से आगे अच्छी क्यों नहीं हो सकती? या पंजाब को क्रॉस करके आगे जाएं तो वही मोटरवे पुलिस इधर है, वही मोटरवे पुलिस उधर है और उधर मोटरवे पुलिस के तमाम ऑफिसर पंजाबी हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, खड़े रहते हैं। तो ये जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे कि हुकूमत के कितने लेवल हैं और
अगर एक वफाकी इदारा पंजाब के अंदर अच्छा काम करता है और उस वफाकी इदारा का काम दूसरे सूबा में अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम उस सूबा की सूबाई हुकूमत को बुरा नहीं कह सकते, उसके लिए हमें जिम्मेदारी का तयन करना होगा। इसी तरह पूरे मुल्क में जो मिनरल्स निकलती हैं वो सारी की सारी वफाकी हुकूमत लेती है, और अल्टीमेटली जिस इलाका से निकल रही हैं वहां पर कुछ खर्च नहीं होता। हमें बताया गया था कि सरदार साहिबान जो बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं, भाई वो पैसा इसलिए लेते हैं, पंजाब में भी अगर किसी की रकबा में से मादनियात निकले तो दो तरह की रॉयल्टी होती है, एक ओनर को रॉयल्टी मिलती है और एक सूबाई हुकूमत को रॉयल्टी मिलती है। तो भाई वो रॉयल्टी इसलिए ले रहे हैं कि वो इन जमीनों के मालिक हैं, और वही बात कि रॉयल्टी का लेवल क्या है, कीमत क्या दे रहे हैं आप 1000 में से एक भी नहीं दे रहे, इससे भी कम दे रहे हैं। तो क्यों नहीं आप इन सब मसाइल को खोलकर लोगों के सामने बयान करते, इन लोगों को समझने की अहलियत क्यों नहीं देते, और सब लोगों को यह बात समझने की अहलियत दें कि मुल्क के असल मसाइल जो हैं वो क्या हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमारी एक मसला है, टैक्सेस का वफाकी लेवल पे जमा होना हमारा मसला है, क्योंकि उसके बाद वो वापस नीचे तक पहुंचते नहीं है। अभी मैं मिसाल देता हूं गुज़श्ता साल की, कि वफाकी हुकूमत का बजट 600 अरब रुपए था, साल खत्म होने तक 300 अरब रुपए खर्च हुआ, बाकी कहां गया ये सवाल कोई नहीं करता। इसी तरह पंजाब को इस साल 500 अरब कम दिया गया, सिंध को 200 अरब कम दिया गया, ये सवाल करने के हैं, ये पैसा खर्च होना चाहिए, ये अवाम तक जाना चाहिए। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं कि सियासतदान सड़क, अंडरपास, ओवरहेड ब्रिज बनाने वाले को नहीं कहते। सियासतदान एक ऐसा फर्द होता है जिसका विजन मल्टी डायमेंशनल होता है, वो जिंदगी के हर शोबा पर नजर डालता है और उसे हर शोबा की बाबत मालूमात होती है, महारत होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ सड़क बनाने या तरक्याती प्रोजेक्ट करने की बजाय वो कौम को एक लड़ी में परोने के लिए ऐसे इकदाम करता है जिनके दूररस नताइज निकलते हैं। तो मेरे इस वीडियो में दो मुतालबात हैं कि एक इंटर प्रोविंशियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को मुस्तकिल तौर पर बहाल किया जाए, दूसरा एक सूबा के नौजवानों को दूसरी सूबा की यूनिवर्सिटियों में इंटर प्रोविंशियल एक्सचेंज किया जाए, और आखिर में मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करता हूं कि बदकिस्मत ये कौम है जो बावजूद उनकी जात से वो फवायद हासिल नहीं कर सकी जिस कदर इस्तात अल्लाह की जात ने उनमें रखी थी। बेनजीर भुट्टो को हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, मिस करेंगे। हर अच्छे बुरे वक्त में उनका किरदार, उनकी शख्सियत, उनकी जात हमारे लिए रहनुमाई का बायस है। हमने बेनजीर भुट्टो को खोया, पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस किया, बहुत बड़ा नुकसान किया। वो बहुत जालिम लोग थे जिन्होंने उनकी जान ली। ये वो वक्त था जब वो सिर्फ डिलीवर कर सकती थी, पाकिस्तान को दे सकती थी, पाकिस्तान को बहुत कुछ दे सकती थी। हमने उनकी जान ली, बहुत बड़ा नुकसान किया। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात रहेगी। खुदा हाफिज।